आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 6 और 7 सितंबर को होगा। 2 पालियों में होने वाला है ये पेपर। तो उसमें डीआई से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी को देखते हुए मैंने ये श्रृंखला शुरू की है, जो एग्ज़ाम से पहले 6 से 7 वीडियो डीआई से रिलेटेड मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेट में पूछे जाते हैं, और इस तरीके से आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे बेहतर होगा कि जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखें, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद से सॉल्यूशन देखिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए, बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें जो क्वेश्चन लिया है 4 डीआई के अलग अलग टाइप मैंने लिए हैं, जिसमें से प्रत्येक डीआई से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये पहला टाइप है। मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पाई आरेख एक महीने में एक्स द्वारा किया गया कुल व्यय जो कि प्रतिशत में है को दर्शाता है। पाई आलेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अन्य व्यय, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कपड़े, ये इनकी परसेंटेज वैल्यू आपको दिया है। ठीक है, तो शिक्षा आपका दिया 37.50%, भोजन आपका दिया 12.5%, अदर एक्सपेंसेस यानी कि अन्य व्यय जो है वो 25% है, क्लॉथ यानी कि कपड़े जो हैं वो 12.5% है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य जो है वो 12.5% है। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि यदि एक्स अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं करता है और सभी अन्य व्यय पूर्वरत रहते हैं, तो एक्स के कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। तो पहले इन सबको अगर हम जोड़ रहे थे तो 100% हो रहा है। अब कह रहा है जो अन्य व्यय है यानी कि जो अदर एक्सपेंसेज हैं, अगर इस पर कोई भी खर्च ना किया जाए, यानी कि 25% अगर इसको यूज नहीं किया जाए, तो अब कितना बच गया होगा। तो अब बच जाएगा 100 में से 25 अगर हम घटा देंगे तो 75% बच जाएगा। अब इस 75% पे पूछ रहा है शिक्षा पे कितना खर्च किया जा रहा है, तो 37.5। तो बस 75 का क्या निकाल दूंगा मैं, 37.5 निकाल दूंगा। प्रतिशत में बताना है तो 100 से क्या करूंगा मैं, गुणा कर दूंगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो आपको देख रहा है कि 37.5 का दोगुना होता है 75, तो ये 2 बार चला जाएगा, और 2 से 100 में भाग करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 50% निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेम डायग्राम है, कह रहा है कि यदि एक्स बचत करने और प्रत्येक मद पर 20% तक की समान व्यय कटौती करने का निश्चय करता है, तो एक्स द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में शिक्षा पर व्यय होने वाले हिस्से में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई 2 वस्तु है, ठीक है, और इन दोनों का जो परसेंटेज है, मैं मान लेता हूँ कि ये आपका क्या है 50% है, और ये भी आपका 50% है, और इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि अगर प्रत्येक में से 20-20% की कमी हो जाए तो दूसरी वाली वस्तु में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो 20% अगर इसमें से कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 50 का अगर मैं 20% निकालूँ तो 20% यानी कि 10 हो जाएगा। अगर इसमें से 10 मैं करूँगा तो बचेगा कितना, 40% बचेगा। ये भी आपका 40% बचेगा। तो जब इनमें से घट रहा है 20%, तो जो ओवरऑल परसेंटेज था उसमें से 20% घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि 80 में जो दूसरी वाली वस्तु है वो कितनी होगी। तो मैं कंपेयर अगर करूँगा मैं, तो यहाँ से 80 का ये आधा 40 है, यानी कि अभी भी ये 50% है। तो पहले भी ये 50% थी और घटने के बाद भी ये 50% है। इसका मतलब इसमें जो चेंज हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 0 का चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, जो घटाया जा रहा है वो सब में से घटाया जा रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा कि जो परिवर्तन होगा जैसा पहले था वैसा क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है, प्रत्येक मद में से 20% घटाया जा रहा है। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा पर होने वाले व्यय के बराबर है, यानी कि जो शिक्षा पे होने वाला व्यय यानी कि कितना है, तो 37.5% है। ये किसके बराबर है, तो जोड़ लेता हूँ मैं। तो कपड़े और स्वास्थ्य, तो कपड़े का है 12.5 और स्वास्थ्य का है 12.5, जोड़ेंगे तो कभी भी इतना नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। भोजन और कपड़े, तो भोजन है आपका 12.5 और कपड़े है 12.5, तो ये भी नहीं होगा। स्वास्थ्य और भोजन, तो स्वास्थ्य का है आपका 12.5
और भोजन का भी है 12.5, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन और अन्य का हो जाएगा, क्योंकि भोजन पे 12.5 है, अन्य पे 25% है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5, जो कि शिक्षा पे होने वाले व्यय के बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुल व्यय का अधिकतम प्रतिशत पर किया गया व्यय है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो एजुकेशन पे 37.5 है और अदर एक्सपेंसेस इस पे 25% है, और इन दोनों को अगर एक साथ जोड़ूं तो सबसे ज़्यादा व्यय किया जा रहा है। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो अगर ऑप्शन पे देखूं तो शिक्षा तो कहीं दिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े, भोजन, भोजन, स्वास्थ्य, भोजन, अन्य व्यय, स्वास्थ्य और कपड़े दिया है। इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा उसमें अदर एक्सपेंसेज यानी कि अन्य व्यय शामिल होगा, और अन्य व्यय सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी के जो हैं उन सभी की वैल्यू क्या है, समान है। तो जब भी अदर एक्सपेंसेस के साथ अन्य, चाहे क्लॉथ की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे फूड की बात करें, इन तीनों में से कोई भी जुड़ेगा तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पाई आरेख में स्वास्थ्य तथा कपड़ों पर किए गए व्यय के मध्य अनुपात है। तो स्वास्थ्य पे कितना व्यय किया गया है, तो 12.5% का व्यय किया गया है, और कपड़े पे कितना व्यय किया गया है, तो इस पे भी 12.5 का व्यय किया गया है। तो अनुपात पूछेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1:1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी मैं समझा देता हूँ कि ग्राफ का अवलोकन करें और उसके नीचे जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर आपको देने हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ में एक कंपनी में नियुक्त किए गए पदोन्नति किए गए यानी कि प्रमोटेड और उसमें निकाले गए यानी कि फायर्ड कर्मचारियों की संख्या को आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया है। ये आपका हायर्ड है और ये आपका प्रमोटेड है और ये फायर्ड है। ठीक है, ये आपको ईयर दिया गया है और ये नंबर ऑफ क्या दिया गया है, हायर्ड, प्रमोटेड और फायर्ड एम्प्लॉयों की संख्या दी है। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 2003 में कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों की संख्या और 2001 में पदोन्नति किए गए कर्मचारियों की संख्या में कितने का अंतर है। तो 2003 आपका ये रहा, ठीक है, इसमें कितने लोग फायर किए गए हैं, तो फायर किए गए लोगों की संख्या कितनी है, 45, क्योंकि ये क्या है, फायर किए गए लोगों का नोटेशन है, तो 45 हो जाएगा। 2001 में कितने लोग प्रमोटेड हैं, तो 2000 आपका एक ये रहा प्रमोटेड के लिए, ये वाला डायग्राम है, यानी कि 25 लोग हो जाएंगे, और इनके बीच अंतर पूछ रहा है, तो 45 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2003 से 2005 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या और प्रमोटेड कर्मचारियों की औसत संख्या का अनुपात कितना होगा। तो 2003 आपका ये रहा और 2005 ये रहा, तो इससे क्या हो जाएगा कि कितने लोग आपका हायर्ड किए गए हैं, तो हायर्ड का ये है ब्लैंक वाला, तो जोड़ लेता हूँ मैं, तो 38 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 9 3 12 यानी कि 128 हो जाएगा। और इसका अनुपात किससे बताना है, तो 2003 से 2005 तक प्रमोटेड, तो प्रमोटेड का ये रहा, तो जोड़ लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50, तो 50 और 40 90 हो जाएगा। 90 में अगर 50 जोड़ेंगे तो 140 और 5 145 हो जाएगा, तो 128 अनुपात 145, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्ट दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियुक्त किए गए और निकाले गए संबंधित उपरोक्त दिए गए आंकड़ों के सिवाय कर्मचारियों की संख्या में कोई भी बदलाव अगर नहीं हुआ हो, तो कह रहा है कि यदि 2001 में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 500 थी, वर्ष 2001 और 2004 के लिए कंपनी कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रमोटेड किए गए कर्मचारियों का अंतर लगभग कितना होगा। तो क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ कि जैसे 2001 की बात करें तो ये जो प्रमोटेड जो कर्मचारियों की संख्या, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा, ठीक है, ये 25 पहले भी थे और अभी भी 25 हैं। तो कह रहा है कि 2001 में अगर कर्मचारियों की संख्या 500 है, तो ये जो 25 है इस 500 का कितना परसेंट होगा, तो निकाल देता हूँ मैं, तो 25 डिवाइडेड बाई 500 और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका ये 5 बार चला जाएगा, 5 से भाग करूँगा तो ये 5% होगा, यानी कि 2001 में प्रमोटेड जो एम्प्लॉई हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, तो 5% है। इसी तरीके से 2004 का कह रहा है, तो 2004 में कितने लोग हैं, तो 40 हैं, तो कर्मचारियों की संख्या यहाँ पे भी 500 है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख ले रहा हूँ कि ये कितना परसेंटेज है, तो 40 जो है वो 500 का कितना परसेंट होगा, तो 100 से क्या करूँगा मैं, गुणा कर दूंगा,
तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग करूँगा तो 8 बार चला जाएगा, यानी कि 8% हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का अंतर कितने के बराबर होगा। तो 8 और 5% इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3% के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की जो संख्या की तुलना में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या अधिकतम है। तो ऑप्शन आपको दिया है 2003, 2004, 2001, 2002 दिया है, यानी कि 2005 की बात तो नहीं किया गया, तो मैं इसको चेक नहीं करूँगा। तो देख लेता हूँ। तो देखिए, ये आपका हायर्ड है और ये आपका फायर्ड है, तो अंतर मैं निकालते चलूँगा। तो अधिकतम आपका देखिए इसमें कितने का अंतर है, 5 का है, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे तो कमी हो रही है क्योंकि इतने लोग हायर्ड किए गए हैं और जो फायर्ड किए गए हैं उनकी संख्या क्या है, कम है, लेकिन आपसे कह रहा है कि तुलना में अधिक होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आपका अधिकतम हो रहा है, तो 38 से 45, यानी कि यहाँ पे कितने का अंतर है, 7 का। यहाँ पे देखो तो ये फिर कमी आ जा रही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। 2002 और 2004 ऐसे ही कैंसिल हो गया। इन दोनों में अगर देखूँ तो मैक्सिमम किस में है, तो ये 7 आपका 2003 में आ रहा है, तो 2003 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 से 2005 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या निकाले गए कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना अधिक है। यानी आपसे पूछ क्या रहा है कि जो हायर्ड कर्मचारी हैं और माइनस जो फायर्ड कर्मचारी हैं उनकी टोटल संख्या कितनी होगी अंतर का, वही आपसे पूछ रहा है। तो मैं अंतर निकालते चलूँगा, तो एच में से एफ मैं माइनस करते चलूँगा। देखिए यहाँ पे माइनस करूँगा, एच में से एफ माइनस करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो -5 लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर माइनस करूँगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि 45 में से 40 माइनस होगा तो ये +5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस से 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, तो 15 का है, तो 15 हो जाएगा। 2005 में कितना हो जाएगा, तो 40 में से 35 घट जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा। बस इन सबको जोड़ के आंसर निकाल देता हूँ मैं। तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 5 में से अगर -7 अगर जोड़ दूंगा तो ये -2 हो जाएगा। 15 में से 2 घट जाएगा, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये अलग टाइप का है। कह रहा है कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको दिया है, क्लास दिया है, सब्जेक्ट दिया गया है, कह रहा है कि पास % ऑफ स्टूडेंट दिया गया है और नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट दिया गया है कि कितने विद्यार्थी इसमें असफल हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि दी गई तालिका के आधार पर 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो 11वीं आपका ये रहा, इसमें क्या करेंगे, 40% छात्र जो हैं वो पास हो रहे हैं। तो फेल की संख्या दिया है 360, तो 40% अगर पास हो रहे हैं तो इसका मतलब 60% फेल हो रहे होंगे, और इसे 60% की वैल्यू कितना दिया है, तो 360 दिया है। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल दूंगा, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी, क्योंकि 0 से 0 आपका कट जाएगा, 36 में 6 से भाग करेंगे तो 6 बार चला जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि 40% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस 6 में 40 का गुणा कर देंगे, तो 6 में 40 का गुणा करेंगे तो 0 6 चौको 24 हो जाएगा, यानी कि 240 जो छात्र होंगे वो क्या हो जाएंगे, 11वीं में क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई तालिका के आधार पर सभी 5 विषयों में तीनों कक्षाओं अर्थात 10वीं, 11वीं और 12वीं के अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले मैं टोटल संख्या निकाल देता हूँ। तो देखिए 65% अगर पास हैं तो इसका मतलब 35% जो होंगे वो असफल होंगे। 35% की वैल्यू दिया कितना है, तो 105 दिया है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 105 और बटा 35 हो जाएगी, और इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका निकाल दूंगा। तो 20% की वैल्यू दिया है 120, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 बार चला जाएगा, यानी कि 600 हो जाएगी, तो प्लस कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसका देखिए 60% की वैल्यू दिया है 360, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 600 हो जाएगी, तो इसका भी मैं क्या लिख लेता हूँ, 600 लिख लेता हूँ। प्लस साइकोलॉजी का देख लेता हूँ, तो 25% की वैल्यू अगर 100 दिया है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी, और प्लस 50% की वैल्यू अगर 110 दिया है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 हो जाएगी। इन सबको जोड़ लेते हैं तो टोटल क्या हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, उसमें कितने विद्यार्थी फेल हुए उनका परसेंटेज पूछ रहा है। तो पहले इन सबको जोड़ लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 2 3 2 5 6 7, यानी कि 700 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 795 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा,
तो ये आपका 6 6 12 और 4 16 17 18 1820 तो यहाँ तक हो गया। इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 5 से कट करूँगा तो ये 7 बार चला जाएगा। इसको 5 से कट करूँगा तो 5 दूना के 10 और 5 एकम में 5 हो जाएगा। 7 से कट कर लूँगा तो ये 3 बार चला जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा। तो 1820 में अगर 300 में जोड़ दूंगा तो 2100 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से क्या करूँगा, मैं गुणा कर दूंगा। तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से कट करूँगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा और 0 6 हो जाएगा। ये आपका 5 बार चला जाएगा। तो अब आपके पास तरीका ये है कि आप इन दोनों का गुणा करके फिर 106 से भाग करके आंसर निकाल दीजिए। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप डिजिट सम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अगर ऊपर वाले का डिजिट सम निकालता हूँ तो ये आपका 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 12 12 12 5 60 60 का डिजिट सम हो जाएगा 6। नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। अब इसे 7 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर और नीचे 4 से गुणा कर लेता हूँ मैं। तो 4 से गुणा करूँगा तो ऊपर हो जाएगा 24, 24 का डिजिट सम हो जाएगा 6 और नीचे 28 हो जाएगा, 28 का डिजिट सम हो जाएगा 1। यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा उसका डिजिट सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो चेक कर लेता हूँ मैं। तो 6 3 9 7 आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। 6 3 9 8 आ रहा है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 8 3 11 12 इसका भी डिजिट सम 6 नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो 7 3 10 5 15 15 का डिजिट सम होता है 6, तो 6 इसका डिजिट सम आ रहा है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई तालिका के अनुसार सभी 5 विषयों में 3 कक्षाओं अर्थात 10वीं 11वीं और 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों और अनुत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का अनुपात कितना होगा। तो अभी अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को मैंने जोड़ा था तो कितना आया था, तो 795 आया था। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर होगा वो दूसरी वाली जो वैल्यू होगी वो 795 को विभाजित करेगी। तो मैं देख लेता हूँ कि कौन सी संख्या 795 को विभाजित कर रही है। तो इसके लास्ट में 5 है तो मैं 5 से भाग देके चेक कर ले रहा हूँ, क्या पता आंसर आ जाए। तो 5 से अगर भाग करूँगा तो 5 एकम में 5, 2 29 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 4 45 5 9 45 हो जाएगा। 159 इसके लास्ट में आ रहा है। तो 100 लास्ट में 159 इसमें आपको दिख रहा है और किसी में भी 159 नहीं दिख रहा है। तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। बाकी अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप जितने भी छात्र उत्तीर्ण हुए उनकी संख्या निकाल दीजिए। तो अगर 105 अगर छात्र अगर अनुत्तीर्ण हुए हैं तो 35% की ये वैल्यू हो जाएगी और 35% यानी कि इसका 3 गुना हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 65% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 65 × 3 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप मैथ में निकाल देंगे, हिंदी में भी निकाल देंगे, इंग्लिश में भी निकालेंगे, साइकोलॉजी में और बायोलॉजी में। फिर उसके बाद से आप अनुपात निकालेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। पर मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड तरीका बता रहा हूँ, जिससे आपका समय भी बचेगा और कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई तालिका के अनुसार किन 2 विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। पहले उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या आप निकाल दीजिए। तो ये 35% की वैल्यू अगर 105 है तो 65% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 3 गुना है। तो 65 का 3 गुना करूँगा मैं तो 60 का 3 गुना 180 और 190 195 हो जाएगा। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 195 हो जाएगी। इसी तरह आपका 20% की वैल्यू दे दिया है, आपका 120 दिया है। तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 चौक 48 यानी कि 480 हो जाएगी। इसका निकाल दूंगा तो 60% की वैल्यू दिया है 360, तो 6 बार चला जाएगा यानी कि 6 चौक 24 यानी कि 240 क्या हो जाएगी, 40% की वैल्यू हो जाएगी। 25% की वैल्यू दिया है 100, तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 या 300 हो जाएगी। इसी तरीके से 110 अगर 50% के है तो उत्तीर्ण होने वाले 50% की भी वैल्यू 110 हो जाएगी। अब जो आपसे पूछ रहा है बस आंसर निकाल दीजिए। तो जीव विज्ञान और मनोविज्ञान, तो जीव विज्ञान और मनोविज्ञान में अगर जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, तो 410 हो जाएगा। हिंदी और गणित, तो हिंदी में कितना है, तो 480 है, गणित में 195 है, जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा और 8 8 16 1 17 को 7 हो जाएगा, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। यानी कि ये वाला आंसर तो यहीं पे नहीं हो रहा है। अब इसको चेक कर लेता हूँ, मनोविज्ञान और हिंदी। तो मनोविज्ञान में 300 है, हिंदी में आपका 480 है, जोड़ेंगे तो 4 3 7 780 हो जाएगा। तो ये वाला भी नहीं होगा। आगे वाले को जोड़ लेते हैं, तो मनोविज्ञान और गणित, तो मनोविज्ञान में 300 है, गणित में 195, जोड़ेंगे तो इससे अधिक नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान और हिंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका था, लेकिन अगर आपको इसको एग्जाम में करना होता तो आप देख लीजिए कि किसमें जो नंबर आप स्टूडेंट पास हो रहे हैं उनका परसेंटेज अधिक है। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी में 80% पास हो रहे हैं
और साइकोलॉजी में 75% पास हो रहे हैं, तो जब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो इसमें भी पास होने वाले छात्रों का जो परसेंटेज होगा वो सबसे अधिक होगा। तो मैं डायरेक्ट हिंदी और साइकोलॉजी इन दोनों का जो सम दिया है वही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसी को टिक कर दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं कक्षा में मनोविज्ञान में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। तो अभी मैंने निकाला था, पिछले वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 300 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, चौथा टाइप है। कह रहा है कि निम्नलिखित रेखीय ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको दिया गया कि वर्षों में 3 जो कंपनियों इनके निर्यात को आपको दर्शाया गया है, वाई, एक्स और जेड। ये आपका ईयर दिया है और ये आपका जो निर्यात हुआ है उसको करोड़ों में दर्शाया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का जो निर्यात है वो सबसे अधिकतम था। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको दिख रहा है कि जो 1999 है, इसमें जो तीनों कंपनियों का जो निर्यात है वो क्या है, सबसे अधिकतम दिख रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आप अदर से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो 1998 से अगर मैं देखूं तो 1998 में निर्यात ये है, तो ये तो इसके नीचे ही है। तो 1995 में आपका ये है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इससे कम ही आएगा। और एक बचा 1996, तो 1996 में ये रहा, इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो इससे कम आएगा। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा निर्यात किस ईयर हुआ है, तो 1999 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों कंपनियों के 1994 में औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच का अंतर कितना होगा। तो 1994 ये रहा, 1995 ये रहा, तो अंतर मैं निकाल देता हूँ। देखिए इन दोनों में 40-40 दिया है, तो अंतर करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसमें भी आपका 60-60 दिया है, तो अंतर करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 90 दिया है, यहाँ पे आपका कितना दिया है, तो 120 दिया है, तो अंतर करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 120 माइनस 90 करूंगा तो 30 हो जाएगा। बस 30 में क्या करूंगा, औसत का अंतर निकालना है, तो 3 से भाग कर दूंगा। तो 3 से भाग करूंगा तो औसत क्या निकल के आ जाएगी, 10 करोड़ निकल के आ जाएगी औसत का अंतर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 10 करोड़ दिया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के निर्यात के बीच का जो अंतर है वो अधिकतम था। तो वाई और जेड, तो वाई आपका ये रहा, जेड आपका ये रहा, अंतर अधिकतम देख लेता हूँ कि किस ईयर है। तो आपको चेक किस में करना है, तो 1997 में करना है, 1996 में करना है, 1994 में करना है और 1995 में। तो इन चारों का बस मैं चेक कर लेता हूँ। तो देख ले रहा हूँ कि किस में जो अंतर है वो मैक्सिमम है। तो देखिए अगर 1997 में करूँगा तो आपका ये रहा, आपका वाई रहा और ये आपका जेड रहा, अंतर करूँगा तो ये 80 है और ये कितना है, तो 60 है, अंतर कितना हो जाएगा, ये तो 20 हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ 20। 1996 में अंतर निकाल देता हूँ, तो ये आपका 60 है और ये आपका 90 है, अंतर कितने का आ रहा है, 30 का, तो 30 लिख दूंगा। 1995 में देखूंगा तो ये आपका 60 है और ये आपका 120 है, तो अंतर यहाँ पे कितने का हो जा रहा है, 60 का अंतर हो जा रहा है। और 1994 में अगर देखूंगा तो ये आपका 40 है और ये कितना है, 90 है, तो ये कितने का अंतर है, तो 50 का अंतर है। तो मैक्सिमम अंतर किस में है, तो 1995 में है, तो 1995 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अंतर आपको इसी डायग्राम में दिख रहा है, तो आप बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हैं कि 1995 में क्या हो जाएगा, इनके बीच का अंतर अधिकतम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1999 में कंपनी एक्स का निर्यात कंपनी जेड के निर्यात से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 1999 आपका ये रहा, एक्स आपका ये रहा और जेड आपका ये रहा। तो जेड कितना है, 100 है और एक्स कितना है, तो 20 है। तो कितना अधिक रहा, तो 20 अधिक रहा, कितने पे, 100 पे, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 20% अधिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1995 में तीनों कंपनियों का औसत निर्यात कितना है, ये आपको बताना है। तो 1995 आपका ये रहा, तीनों को जोड़ लीजिए तो 40 हो जाएगा, 60, 100 हो जाएगा और 100 और 120 यानी कि 220 हो जाएगा। औसत पूछ रहा है तो 3 से क्या करूँगा, मैं भाग दे दूंगा। तो 3 सते 21 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 3 3 9, 73 दशमलव समथिंग आएगा, 73.33 ऑप्शन नंबर सिर्फ एक में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यूपी SSSC पेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए DI से जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में अपनी राय और सुझाव हमें दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद और बाय।